नमस्कार आप सभी का नर्वस सिस्टम की क्लास में। चलिए आज करेंगे हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन के अंदर यानी कि पृष्ठ भाग जो पीछे वाला भाग जो होता है ब्रेन का, वहां पे देखेंगे इसको अच्छे से कि ये क्या है। सॉरी। इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड है, इसमें पॉन्स इंक्लूड है, सेरिबेलम इंक्लूड है, स्पेलिंग गलत है, मेडुला ऑब्लोंगेटा इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, बेल, पॉन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा एमओ। ठीक है, पीसीएम ऐसे भी याद कर सकते हैं, पीसीएमओ बेसिकली। ठीक है, ताकि अच्छे से पूरा याद रहेगा आपको। पी मतलब पॉन्स हो गया, सेरिबेलम सी से हो गया, मेडुला ऑब्लोंगेटा एमओ हो गया। ठीक है, जो पॉन्स होते हैं ये मिड ब्रेन के नीचे स्थित रहते हैं। इसमें श्वसन की क्रिया को नियंत्रण करने के लिए दो केंद्र पाए जाते हैं। जिस प्रकार की फुटबॉल कहाँ है? फुटबॉल, अरे फुटबॉल, सॉरी। जी, तो ये मीटरिंग के नीचे स्थित रहते हैं। इसमें श्वसन की क्रिया को नियंत्रण करने के लिए दो केंद्र पाए जाते हैं। अब वो किस प्रकार के दो केंद्र होते हैं सेरिब्रल सॉरी पॉन्स के अंदर? दो प्रकार के सेंटर्स आप कह लीजिए। ठीक है, वो छोटे छोटे दो माइन्यूट से सेंटर्स होते हैं, वो पाए जाते हैं, जो इनको यानी कि हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, रेगुलेट करते हैं। कंट्रोल नहीं, नियंत्रण करते हैं, रेगुलेट करते हैं। उनको देखते रहते हैं कि ये सही से चल रहा है नहीं चल रहा, किसी चीज की जरूरत है या नहीं है। उनको देखते रहना। अभी भी मैं आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगेटा और पॉन्स, ये क्या रेगुलेट करते हैं? हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को। पहले भी ये बात रिपीट हो चुकी है बेलम और एमओ के बीच में, कंफ्यूजन क्रिएट हुई थी। एमओ और पॉन्स जो होते हैं वो नॉर्मल कंडीशंस के अंदर करते हैं। जब प्रॉब्लम आती है, आपातकालीन कह लीजिए, या सिचुएशन विच आर एडवर्स, मुश्किल ऐसे हालात जहाँ पे हम भाग रहे हैं, डर गए हैं, शॉक में हैं, ऐसे वाले केसेस के अंदर बेलम अपना रोल दिखाता है। ठीक है, फिर आते हैं एमओ यानी कि मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेकंड वाला पार्ट। इसमें क्या है, ये ब्रेन का सबसे नीचे का भाग होता है, जहां से हमारे उसके बाद हमारी स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होती है। ये देख भी रहे हैं हाँ, इसके अंदर नीचे से ना स्पाइनल कॉर्ड फिर नीचे स्टार्ट होते हुए जा रही है, पॉन्स के बाद मेडुला ऑब्लोंगेटा, देन स्पाइनल कॉर्ड। यही बताया था कि फांसी के वक्त पे इन दोनों के बीच में कनेक्शन टूट जाता है, याद आया? यह यस मिस। ब्रेन का सबसे, हाँ जी, यह ब्रेन का सबसे नीचे वाला भाग होता है। इसके बाद ब्रेन खत्म है, आप ये समझे। ठीक है, एमओ जो होता है और फ्रंटल ब्रेन जो होता है हमारा फोर ब्रेन, वहां से हमारा शुरू होता हुआ मेडुला ऑब्लोंगेटा पे आके ब्रेन खत्म हो जाता है, अगर हम समझें तो। ठीक है, फिर आता है ये पॉन्स व स्पाइनल कॉर्ड के बीच में स्थित होता है। तो ये तो हम अब देख के समझ भी पा रहे हैं इसको। यह बेलनाकार बेल बेलन आकार होता है। ये लगभग 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, ज्यादा लंबा नहीं होता, बहुत छोटा सा होता है ये भाग पर, लेकिन बाकी जगहों के हिसाब से अगर हम इसको देखें तो ये लंबा है। ठीक है, इसमें हृदय व श्वसनीय केंद्र स्थित होते हैं, यानी कि हार्ट और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों ही केंद्र केंद्र स्थित होते हैं इसके अंदर, जो हृदय एवं श्वसन की क्रियाओं को नियमित करता है। नियमित से मतलब इनको देखता है, क्या ये टाइमली काम कर रहे हैं, ठीक से काम कर रहे हैं। बस टाइमली, मेजरली टाइमली की बात करेंगे यहाँ पर, कि टाइमली ये अपना काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ठीक है, इट कंट्रोल्स ऑटोमेटिक एक्शन, ब्रीदिंग, हार्ट बीट। इसमें निग्रन एवं लाल स्राव के भी केंद्र होते हैं, जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स है, उसको भी ये भी यहाँ पे इनको देखा जाता है, इनकी निगरानी भी यहीं पे रहती है। इनको देखते हैं अच्छे से, किस किस पे इसका एक्शन हो गया, ऑटोमेटिक एक्शन किस किस पे हुआ, रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग पे मतलब। ठीक है, फिर आया हार्ट बीट पे, फिर आया हार्ट बीट की स्पेलिंग थोड़ी गलत है, हार्ट की। इसमें निद्रा यानी कि स्लीपिंग पैटर्न जो होता है उसको भी देखा जाता है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि ये वाले रात हो गई है, या अंधेरा हो गया है, या बॉडी अब टायर्ड हो गई है, तो उसको अब निद्रा की अवस्था में जाना है। तो ये जो पैटर्न जो बॉडी को बताते हैं, इसको हम एक और भाषा में भी आगे चलकर जब हम थोड़ा सा ये आपके नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं है दो, इवेंचुअली इट इज अ पार्ट, बट आपके कोर्स में नहीं है। तो सर्काडियन रिदम नाम की चीज आपने बहुत बार सुनी होगी, जब हम योग करते हैं, जब आप योग नया नया सीखा होगा आपने, तभी एक बात आपके गुरुजी आपको बताया करते होंगे कि सर्काडियन रिदम के अगेंस्ट मत जाना, सर्काडियन रिदम के
पैरेलल चलो, ठीक है? ये चीज़, ये टर्म आप बहुत बार सुनोगे, तो वो ये सब कुछ ये यहाँ से नियंत्रण हमारा हो पाता है, ठीक है? सर्कादियन रिदम का मतलब क्या हो गया? जहाँ पे हमारा ब्रेन, जो हमारा स्लीपिंग पैटर्न है वो, और जो हमारा हार्ट की फंक्शनिंग का जो टाइमिंग वगैरह जो इनकी चलती है, जो आप आयुर्वेद में भी पढ़ते हैं इसके बारे में, कि इस वक्त ये 2 घंटे, ये 2 घंटे, ये 2 घंटे, ऐसे पूरे दिनचर्या, सॉरी, दिन जो हमारा पूरा डिवाइड होता है हमारे ऑर्गन सिस्टम को लेके, कि इस टाइम इसकी क्लीनिंग का टाइम है, इस टाइम इसकी क्लीनिंग टाइम है, या फिर ये इस टाइम पे सबसे ज्यादा उत्तेजित होता है, उच्च अवस्था पे होता है, तो हमें तब खाना खाना चाहिए। ये टाइम इसका होता है, इस टाइम पे हमें सोना चाहिए, इस टाइम पे हमें पानी वगैरह का ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये सब सुना है आपने, पढ़ा है? होता है ये आयुर्वेद के अकॉर्डिंग? अगर नहीं पढ़ा तो आगे चल के पढ़ेंगे, अगर आपका आयुर्वेद जैसे आई थिंक खत्म हो चुका होगा, बट आप ये सब चीजें इन जनरल आप पढ़ोगे, कि ये जो फ्लशिंग टाइम जैसा होता है, जैसे कि मॉर्निंग में कहते हैं हम 8 बजे का टाइम जो होता है, 8 to 10 का, सबसे अच्छा टाइम माना जाता है खाना खाने के लिए। उस टाइम हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है। ये सब कुछ, ये जो रिदम है, रिदम से मतलब जो हमारा ये साइकिल है, जो ये चल रहा होता है हमारी बॉडी का, एक्चुअल जो एक नॉर्मल इंसान के अंदर होता है, मैं बीमार वाले इंसान की बात नहीं कर रही हूँ, जो नॉर्मल है, जिनको बीमारियां नहीं लगी हुई भी, ठीक है, उनके उनके लिए ये पैटर्न होता है जिसको फॉलो करना चाहिए, जिससे कि जिस टाइम पे जो ऑर्गन एक्टिव है उसको वो चीज प्रोवाइड करवाई जाए, ठीक है, उसको तंग ना करा जाए। जैसे कि कहते क्या पता है हमें, नियरली 11, सॉरी, 12 से 2 के बीच में हमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ये हमारे हार्ट रेट के लिए या हमारे हार्ट की फंक्शनिंग, उसकी कंडीशन के लिए उसके अगेंस्ट काम करता है, जो अच्छी बात नहीं है, ठीक है? 12 to 2 का टाइम मेजर माना जाता है। इस टाइम पे आराम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, ठीक है? थोड़ी देर की अगर नींद मिल सकती है तो नींद ले लीजिए, लेटना चाहते हैं तो थोड़ी देर के लिए लेट लीजिए, योग निद्रा कर सकते हैं तो वो कीजिए, या फिर ब्रीदिंग एक्सरसाइज को कर रहे हैं स्लो पैटर्न की, वो कीजिए। इसमें कार्डियो तो बिल्कुल गलती से नहीं करना। जो लोग स्टार्टिंग स्टेज में कर लेते हैं वो एक अलग बात है, बट आफ्टरवर्ड्स जो मेजर पार्ट आता है इसके अंदर कि इसमें जो हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, डिसऑर्डर्स होते हैं ना, वो इन्हीं गलतियों की वजह से होते हैं। जनरली आप देखेंगे जिम का जो टाइम होता है, लोग ये वाला ऑप्ट भी करते हैं, व्हेन दे आर फ्री या उनका छुट्टी वाला दिन है, दे ऑप्ट दिस टाइम जनरली। ये आप सबने देखा भी होगा। तो दिस इज नॉट द टाइम टू गो फॉर इट, गो फॉर एनी द हेवी एक्सरसाइजेस, उनके लिए नहीं होता ये टाइम, ठीक है? अभी क्लियर हुआ? तो ये जो है, ऐसी चीजें जो होती हैं, ये कौन कंट्रोल कर रहा है? हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा। अभी क्लियर? सुनिए, सेरिबेलम, लिटिल ब्रेन, जो मैंने कहा था छोटा दिमाग जिसे कहते हैं, यहाँ होता है। ये कई बार आपने अपने पूर्वजों से सुना भी होगा, बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, यहाँ मत मारो, यहाँ छोटा दिमाग होता है। कई बार सुना होगा ये बात को, ठीक है? ये कोऑर्डिनेट क्या करता है? मोमेंट्स, मैंने आपको बताया था कि पहले के टाइम में जब कोई अल्कोहल किसी ने ड्रिंक करी या नहीं करी, तो पुलिस वाले क्या चेक करते थे? एक सीधी रेखा खींचते थे और कहते थे इस पे वॉक करके दिखाइए, सीधा सीधा आप चल सकते हैं या नहीं चल सकते। तो जो नहीं चल पाते थे, क्लियर हो जाता था कि दैट पर्सन हैज बीन वेरी ड्रंकन, ठीक है? या फिर आई एम सॉरी, या फिर अगर वो ठीक से चल लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, इट मीन्स ठीक है भाई, सूफी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? फिर आता है कंट्रोल्स ऑफ पोस्चर, बैलेंस एंड फाइन मोटर मूवमेंट्स। मोटर मूवमेंट्स यानी कि किसी भी चीज पे आपका एक्शन, यानी कि आपकी प्रतिक्रिया कैसी होती है उस पे, ये उसका सबसे बड़ा सेंटर एक तरह से आप समझे, कि मुझे क्या जवाब देना है, मुझे क्या करना है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ व्हाट? बैलेंस और पोस्चर की बेस पे, ठीक है? फाइन मोटर मूवमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है? मोटर मूवमेंट से मतलब यही हुआ कि कब मुझे चलना चाहिए, कब मुझे भागना चाहिए, कब मुझे अपनी चलने की स्पीड को बढ़ाना चाहिए, घटाना चाहिए, ये जो है। और कब सीढ़ियां, कभी कभी सीढ़ियां उतरते वक्त किसी कई 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 लोग होते हैं जिनको चक्कर आते हैं, वो बैलेंस नहीं कर सकते, सेरिबेलम की प्रॉब्लम है। सीढ़ियों पर चढ़ते वक्त तो बहुत जल्दी उनको चक्कर या आने लगेंगे, या वो फील करते कि मेरे को कुछ अजीब सा लग रहा है, सेरिबेलम की प्रॉब्लम है, ठीक है? इसके अंदर
इन्वॉल्व इन मोटर लर्निंग एज वेल। मोटर लर्निंग का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसको समझो। अभी तक तो हम पोस्चरल की बात कर रहे थे, मूवमेंट की बात कर रहे थे, किसी ने हमें सीधे रखने खड़े रहने के लिए कहा, मुझे ये बात थोड़ी धीरे से समझ आई, धीरे से समझ आई। अब मैं देख रही हूँ कि सामने वाला आसन करवाई जा रहा है, करवाई जा रहा है, पर मुझे वो आसन अभी तक मैं ठीक से समझ नहीं पा रही हूँ। किसमें प्रॉब्लम है? सेरिबेलम में। क्योंकि हम उसकी पोस्चरल लेवल पे भी उसको नहीं समझ पा रहे। एक तो सामने वाले को एक पल के लिए हम समझ, लेकिन हम खुद नहीं कर पा रहे, या तो ये जितनी भी इस तरह की प्रॉब्लम्स है वो सारी सेरिबेलम से रिलेटेड है। अब जो बात आती है इन्वॉल्व इन मोटर लर्निंग। लर्निंग से मतलब क्या है? लर्निंग का मतलब ये है कि वो एक्टिव लर्निंग की जहाँ पे हाजिर जवाबदारी आती है। ठीक है, मैंने फटाफट से चीज को समझा, कनेक्ट करा, और उसका मैंने फटाफट से आंसर भी बना लिया। मेरी जो कनेक्टिविटी है ना किसी चीज से, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आज आपने उपनिषद का एक भाग पढ़ा, कोई भी एक उपनिषद है, ठीक है, मुख्य उपनिषद का हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमने आपने वो पढ़ा, आपने फटाफट से उसको कनेक्ट करना शुरू कर दिया एनाटॉमी के साथ, ये आपकी मोटर लर्निंग में आएगा। ठीक है, आपने कोई चीज किसी और से किसी किसी भी जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा कोई इंटरव्यू चल रहा है किसी का, आपने वहां पे पढ़ी या सुनी, तो आपने फटाफट से उसे रिलेट कर लिया अपने उपनिषद में, हाँ हाँ हाँ, ये बात वहां पे लिखी है, बिल्कुल बिल्कुल ये चीज वहां पे है। सत्यमेव जयते पढ़ते ही आपको याद आ गया, ये तो मुंडक उपनिषद का है भाग। तो तुरंत एकदम से आपको याद आ गया। तो ये जो चीजें हैं जो आपको तुरंत याद आ जाती हैं, ये तुरंत आपको उसके ऊपर आप उसको कनेक्ट कर पाते हो, ये किसका भाग है? बेलम का। ठीक है, फिर आता है अनुमस्तिका। अनुमस्तिका का भार मस्तिष्क के कुल भार का 10वां हिस्सा, 10वां भार होता है, 1/10। ठीक है, फंक्शन अनुमस्तिका ऐच्छिक पेशियों के समन्वय स्थापित करता है, यानी कि उनके बीच में एक बैलेंस, एक कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। ये शरीर की मुद्रा और उसके संतुलन को बनाए रखने का कार्य करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि एक तो मैंने भी मूवमेंट आपको समझाई, एक मैंने कल भी आपको एक एग्जांपल दिया था। जब हम वृक्षासन करते हैं, वृक्षासन को जैसे ही आपने अटेन कर लिया, जो उसका लास्ट पोस्चर होता है, ठीक है, आपने वहां पैर ऊपर कर लिया, हाथ ऊपर कर लिए, अब आप ये मेंटेन कर चुके हो उस पोस्चर को, यहाँ तक आप पहुंच चुके हो बिना गिरे। ठीक है, अब आप खड़े हुए हैं, जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे आप गिर जाएंगे। लेकिन अगर आप इसको बैलेंस कर पाते हो, इसको पकड़ पाते हो, इसको मेंटेन कर पाते हो आंखें बंद करने के बाद, तो उसका मतलब आपका ये जो बेलम वाला पार्ट है, ये आपने अचीव कर लिया, आपने इस पे अपना संतुलन बना लिया। ठीक है, जब तक संतुलन नहीं बनाया आप बैलम तक नहीं पहुंचे हो। ठीक है, अभी क्लियर? जब भी हम कोई भी ऐसा कार्य, अब मैं आंखें बंद करने की बात क्यों बार बार बोल रही हूँ, आंखें खुली रख के भी अगर आपका पोस्चर बन गया तो अच्छी बात है। हम तो आंखें खोल के ही चलते हैं, आंखें खोल के ही काम करते हैं। आंखें बंद करने का क्या तात्पर्य बना इसके अंदर? आंखें बंद करने से अपना अवलोकन जब आप करते हैं, तो आप एकदम से नहीं कर पाते, आपको तुरंत लगता है कि जैसे हम गिरने वाले हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपकी जो श्वास की जो क्रिया है वो आपके नियंत्रण में नहीं होती। इसकी ट्रिक क्या होती है, जब आपने अपना पोस्चर अटेन कर लिया उसके बाद ना, आंखें खुली में पहले अपनी श्वासों पे आप नियंत्रण बनाए, उसको गहरा लंबा श्वास लिया छोड़ा, ऐसे करके नियंत्रण पहले बनाए। जैसे ही आपने उस पर अपना नियंत्रण बना लेते हैं ना, उसके बाद धीरे धीरे आप अपनी आंखें बंद करेंगे, आप नहीं गिरेंगे। ये तो ट्रिक हो गई कि उस पे बैलेंस कैसे करना है। लेकिन इन रियल लाइफ अगर हम जब सेरिबेलम तक ये बात पहुंचे, तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने जो अपनी मेरी जो मेरा बैलेंस का जो हमारा हमारी बॉडी का एक रीजन है कि हम बैलेंस क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारा मेजर जो हमारा कोर होता है ना, बॉडी का कोर, वो हमारे कंट्रोल में नहीं आता। वो कंट्रोल में कैसे आएगा? वो कंट्रोल में तब आएगा जब मेरा मणिपुर चक्र के हिसाब से वो मेरे कंट्रोल में आना चाहिए। मणिपुर चक्र कैसे कंट्रोल में आएगा? वो प्राण वायु से कंट्रोल आना शुरू होगा। जब मेरी वायु, जो मेरी पंच प्राण की वायु है, वो मेरे थोड़े थोड़े कंट्रोल में आनी शुरू होगी, थोड़े थोड़े कंट्रोल में आएगी ना, स्टार्टिंग स्टेज है, तो धीरे धीरे वो कंट्रोल में आएगी। वो कैसे कंट्रोल में आएगी? एक उधर गति में जाता है, एक नीचे की तरफ गति में जाता है, मतलब एक नीचे की गति में जाता है, एक ऊपर की गति में जाता है। ठीक है, जो अपान वायु वो नीचे की तरफ जा रहा होता है, जो मेरा प्राण वायु वो ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो इनको मुझे पहले बैलेंस करना होता है। कहाँ करते हैं हम? मणिपुर चक्र में लाके इनको बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, मणिपुर से धीरे धीरे हम हार्ट चक्र में लाते बेचैली। ठीक है, तो वहां हम उसको, मैंने उसको बैलेंस करा, बैलेंस कर रहा हूँ वहां पे। जैसे ही ये समन्वय मेरा बनना शुरू होता है, बैलेंस बनना शुरू होता है, हम हमारे पोस्चरल जो हमारी एक्टिविटीज है वो मेरे नियंत्रण में आनी शुरू हो जाती है।
अब तो नियंत्रण में तो पहली बारी में तो आ गई, मैंने तो अचीव कर लिया। अब इसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद क्या होता है, मीन्स जितनी बार हम इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी बार में ही ये फिर मेरी अगेन लिम्बिक सिस्टम में मेरी मेमोरी के अंदर जाके स्टोर हो जाता है। इसके मतलब ये है कि फिर जब नेक्स्ट टाइम या कुछ वक्त बाद जब आप इसकी डेली प्रैक्टिस करते हो, तो उसके कुछ वक्त पर जब आप दोबारा ये आसन करोगे और सेम ऐसी प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिकली ये प्रैक्टिस आपके अंदर से निकलेगी बाहर। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये प्रैक्टिस आपके अंदर से बाहर निकलेगी। मतलब आपको सोच के नहीं करना पड़ेगा। अभी क्या करना पड़ेगा, अभी सोच सोच के करना पड़ेगा, ऐसे करना है वैसे करना है। ठीक है, क्लियर हुआ, ये चीज क्लियर हो रही है? अगर हाँ या नहीं बोलोगे मैं नहीं बढ़ूंगी आगे। ठीक है जी। फिर आता है हमारा ये शरीर की, सॉरी, इट इज लोकेटेड एट द बैक साइड ऑफ द हेड, ये तो हमें पता चल ही चुका होगा। सॉरी, स्पाइनल कॉर्ड, सुषुम्ना या मेरु, मेरु रज्जु या रीढ़ की हड्डी, जो हम बोल रीढ़, रीढ़ की हड्डी नहीं बोलेंगे, रीढ़ बोलेंगे। ठीक है, रीढ़ की हड्डी तो वो होगी जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम्स, जो जिसके जो मन के होते हैं हड्डी के बने हुए। ठीक है, वो वाले हो जाते हैं। ठीक है, व्यस्क की अ, व्यस्क में इसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होगी ये, एमओ के बाद से लेकर नीचे टेल बोन तक, हमारी जो मेरू है, सॉरी, टेल बोन तक, तो बोन तो वहां तक होती है, लेकिन ये जो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है, ये एक्चुअल में वहां तक नहीं पहुंचती। ये नियरली लंबर रीजन के आसपास होती है। ठीक है, लंबर रीजन में 5 मंथ के होते हैं, उसमें थर्ड या सेकंड तक रहती है हमारी ये। ठीक है, तो ये इसकी लंबाई से 45 सेंटीमीटर तक होती है। ठीक है, ये एमओ से शुरू के निचले भाग से आरक होकर ऑसिपिटल बोन के महारंध्र, यानी कि फोरामेन, फोरामेन मैग्नम, ये एक तरह का जो छेद है ना, एक तरह का ये छेद है, उस छेद को नाम दिया हुआ है फोरामन मैग्नम। ठीक है, फिर निकल कर वेंटिलेस के स्तर पर, स्तर ही है ना, हाँ जी, स्तर पर समाप्त होती है। सर्वाइकल एंड लंबर लंबर क्षेत्र में यह अन्य भागों की अपेक्षा अधिक मोटी होती है। सॉरी, सर्वाइकल से क्यों, क्योंकि वहां से शुरुआत हो रही है। लंबर रीजन में आके मोटी क्यों हुई, क्योंकि ये वहां पे खत्म हो रही होती है। वहीं से ही एक जैसे घोड़े की पूंछ होती है ना, वैसे बाकी की इसके अंदर स्पाइनल स्पाइनल नर्व्स निकलनी शुरू होती है। अब मेरी बात समझो यहाँ पे क्या होता है, सर्वाइकल है, ठीक है, वहां से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हुई, यानी कि एक रस्सी है जो नीचे से निकल रही है, कहाँ से, मेडुला ऑब्लोंगेटा से, किस वाले छेद में से, उस छेद का नाम है फोरामेन मैग्नम। ठीक है, वहां से वो निकली। ठीक है, निकलते निकलते, अच्छा इसमें एक चीज और भी याद रखिएगा, इसकी भी सेम लेयर्स होती हैं, सेम लेयर्स, वो पेराइटल वाली जो होती है, पायामेटर, ड्यूरामेटर, पाया, सॉरी, ड्यूरामेटर, पाया, ड्यूरामेटर, आर्कनाइट मैटर और पायामेटर। ठीक है, तो ये तीनों लेयर्स इसकी भी होती हैं, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, 1 सेकेंड, सॉरी जी। तो इसकी भी तीन सेम लेयर्स, इसकी भी नीचे कंटिन्यूअस जा रही होती है। ठीक है, इसके साथ भी, इसको भी प्रोटेक्ट करते हुए इसकी भी लेयर जा रही होती है, क्योंकि ये ब्रेन का ही एक्सटेंडेड पार्ट होता है इसलिए। ठीक है, एक रस्सी जा रही है नीचे, उस रस्सी में ना, वो रस्सी पहले तो ऊपर से आकार में थोड़ी सी मोटी है। ठीक है, क्योंकि वो वहां से शुरू हो रही है, मेडुला ऑब्लोंगेटा से। ठीक है, अब वो जैसे ही सर्वाइकल बोन हमारा, या सर्वाइकल पार्ट जो हमारा आता है, गर्दन का पार्ट जो आता है, जैसे ही वो खत्म होता है, वो नीचे 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 की तरफ आने लगता है, थोरैसिक में, यानी कि वक्षस्थल के भाग में आते ही ये थोड़ा सा पतला शुरू हो जाता है। पतला हो, ज्यादा पतला नहीं होता, वो थोड़ा पतला होता है कंपेरेटिव। ठीक है, थोड़ा सा पतला होता है, तो पतला होता है। फिर जब नीचे वाला भाग आता है जहाँ पे लंबा रीजन होता है, जहाँ पे ये खत्म हो रहा होता है, वहां घोड़े की पूंछ नुमा हो जाता है। वहां से ना गुच्छे में बहुत सारी हमारी स्पाइनल नर्व निकल रही होती है। पहले तो हर जगह से निकल रही है। ठीक है, हर जगह से निकल रही है, 31 पेयर्स में निकलती है, स्पाइनल नर्व निकलती है। तो लास्ट की जो निकल रही होती है ना यहाँ से, जब ये खत्म हो जाती है जिस जगह पे, क्योंकि लंबे पूरा नीचे तक टेल बोन तक तो होती नहीं है, तो उस जगह लंबा रीजन तक होता है। तो जैसे ही वो नर्व्स निकल रही होती है नीचे की तरफ, जो आपकी हम सियाटिका नर्व जिसे सबसे ज्यादा कॉमनली हम जानते हैं, फिर वो सारी नर्व्स हमारे पैरों में जा रही होती है। ठीक है, वही सारी नर्व्स हमारी पैरों में जा रही होती हैं। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप बैठे, अपनी कमर को सीधा करके बैठे, ताकि जो ये रस्सी है एक तरह की, आप समझ लीजिए स्पाइनल कॉर्ड है, ये स्पाइनल कॉर्ड जो है कि वो सीधी रह सके।
इसको सीधा करने का तरीका ही यही है, जब तक हम मन के अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा नहीं करेंगे तब तक ये खुद से सीधी नहीं होगी। इसको सीधा करने का तरीका ही सिर्फ एक ये है, ठीक है? ये खुद से सीधी कभी नहीं होगी। इसको और इसके बाहर से एक्सटेंडेड फॉर्म क्या निकल रही है, वो नर्व्स निकल रही है, स्पाइनल नर्व्स जो 31 पेयर में है, ठीक है? 31 पेयर है, 31 नहीं है, 31 पेयर है, लेफ्ट और राइट दोनों निकलती है ना। तो उसमें भी हमारा जो है ना बैलेंस बना रहे। जैसे ही जनरली आप देखेंगे, आप बैठे बैठे पढ़ते हैं या ड्राइव करते हैं, या लड़कियां जो हैंड बैग लेती हैं, तो हैंड बैग से क्या होता है, वो एक तरफ झुक जाती है, उनका एक साइड का जो मसल पावर होता है ना, वो एक साइड पे झुकना शुरू हो जाता है। क्यों हो जाता है? दूसरी साइड जो होता है, अगर मान लीजिए लेफ्ट साइड पे हैंड बैग टांगने की आदत होती है लड़कियों को, ठीक है? राइट पे नहीं, लेफ्ट पे जनरली आदत होती है, ठीक है? मान लीजिए, ठीक है, लेफ्ट पे उन्होंने अपना हैंड बैग ले रखा है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? डिपेंड ऑन द हैंड टू हैंड, कि किस हैंड की वो है, लेफ्ट ही है या राइट ही है, ठीक है? मैंने लेफ्ट हैंड पे ले रखा है। तो लेफ्ट हैंड पे ना जब बोझ आ जाता है, तो राइट साइड जो होती है उसको कोप अप करने के लिए वो अपने शोल्डर को थोड़ा, उसकी वहां की जो मसल पावर होती है ना, जो मसल्स हैं उसको कोप अप करने के लिए, बैलेंस करने के लिए वो लोग थोड़ी सी और ताकत लगाते हैं। अभी ताकत और लगाते हैं, लेकिन अब बोझ तो एक साइड पे ही है, बैग तो अपनी एक ही साइड पे टांग रखा है, ठीक है? ये बैलेंस, इसको जो वेट है इसको बैलेंस करने के चक्कर में राइट साइड बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओवर द पीरियड डेली अगर आप ऐसा कर रहे हैं या बहुत ज्यादा समय में बार बार ऐसा कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी जो साइड है ना, लेफ्ट साइड पे आप झुकना शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली ऐसा होगा। और फिर से क्या होगा, स्पाइन में प्रॉब्लम आनी शुरू होगी। स्पाइन में क्या प्रॉब्लम आएगी, स्पाइनल कॉर्ड से प्रॉब्लम आएगी। स्पाइनल कॉर्ड से क्या प्रॉब्लम आएगी, इससे निकलती हुई जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी, उनमें दबाव बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है? जिसे कहते हैं ना, लेफ्ट साइड पे झुक गई कमर, तो ये कई बार आपने देखा होगा कि पोस्चरल प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, और ये काम बेलम का होता है। आपको बार बार याद दिलाना, टेढ़ा नहीं होना, सीधा होना है, सीधे हो जाओ। अपना होता है ना, कभी कभी बॉडी थक गई है या आपको एकदम से याद आता है कि नहीं यार सीधा रहना जरूरी है, नहीं नहीं हमें सीधे बैठना जरूरी है, तो एकदम से बॉडी आपको हथलाएगी, बॉडी अपने आप धीरे धीरे सीधी भी हो जाएगी, ठीक है? ये कौन कराता है, बैलम कराता है। लेकिन अगर आप ऐसे पोस्चर को मेंटेन करने की कोशिश करो जहाँ पे आपने एक साइड पे भार ज्यादा डाल रखा है, तो ये बैलेंस जो है वही आपको हेल्प भी कर रहा है कि दोनों साइड पे जो मसल्स हैं वो इक्वली बैलेंस हो पाए। ये भी बैलेंस ही करवा रहा है कि एक तरफ झुकाव की वजह से बॉडी खराब ना हो। लेकिन हम डेली कर रहे हैं, तो डेली की आदत की वजह से उस तरफ झुकाव आना शुरू हो जाता है, ठीक है? क्लियर हो गई ये वाली बात, कैसे हम खराब करते हैं, कैसे हम उसको ठीक करते हैं, ठीक है? सॉरी, चलिए। अब आता है सीएसएफ। सीएसएफ क्या होता है, ये एक तरह का जो मैम होता जो है, ये नीरीज का सर्वाइकल जो एंड वेट होता है। लंबर क्षेत्र में यह लिखा है शायद। सॉरी ज्योति जी, क्या? जी मैम एक हेलो। बार पीछे वाली स्लाइड दिखा दो। मैम सर्वाइकल एंड लंबर क्षेत्रों में यह है, फिर मैम ये आगे अन्य क्या लिखा हुआ? अन्य ओके भागों थैंक यू की मैम। अपेक्षा अधिक मोटी होती है, ठीक है? ये तो समझाया कि मोटी क्यों होती है, पतली क्यों होती है, यस ठीक है? मैम। चलिए, अब सीएसएफ क्या होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये बताया था हमने आपको। इसकी जो मात्रा होती है कितनी होती है, 80 से 150 ml होती है। ये दूसरी लाइन में कौन सी भाषा लिखी है मुझे नहीं पता, रुखसा, आप प्लीज डिकोड कर लीजिएगा, मुझे तो नहीं समझ आ रहा है ये क्या लिखा है। कुछ कुछ शब्द तो मेरे से बाहर जा रहे हैं ये, नहीं ये कोई साइंस के वर्ड भी नहीं है, पता नहीं, हम सॉरी, या तो ये किसी से पिछली कहने पे कुछ गड़बड़ हुई है, ठीक है? जो सीएसएफ होता है ये सब एरिकनॉइड स्पेस, ब्रेन वर्टिकल और स्पाइनल कॉर्ड, ये जो आगे एबीसीडी लिखी हुई है ना, जो इसका कोई सेंस नहीं बनता उसको हटा दीजिएगा, ठीक है? सॉरी, ठीक है? इसमें क्या होता है, ब्रेन वर्टिकल और स्पाइनल कॉर्ड और सब एरिकनॉइड स्पेस, इन सब के अंदर ये हमारा क्या रहता है, सीएसएफ रहता है। सब एरिकनॉइड स्पेस कौन से वाला हो गया, 3 लेयर्स के अंदर सेंटर वाली जो स्पेस होता है, जो सेंटर वाली लेयर होती है वहां भी ये पाया जाता है, उसकी सब लेयर तक, ठीक है? यानी कि अंदरूनी तौर पर, बाहरी तौर पर ये कम होता है, नहीं होता, ना के बराबर ही होता है, ठीक है? क्या होता है, सीएसएफ होता है, ठीक है? और फिर आता है ब्रेन वर्टिकल, ये मैंने वेंट्रिकल होता है वैसे तो ये,
ब्रेन वेंट्रिकल इसमें भी कहीं नहीं है। वैसे आपको वेंट्रिकल यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल के हिसाब से समझा रखा है यहाँ पे, लेटरल वेंट्रिकल। सॉरी, मतलब कि आप ये समझिए कि जो जो हमारे इस ब्रेन के वर्टिकल्स में जो है, सॉरी वेंट्रिकल्स जो है, यानी कि ये जो स्पेस एरियाज है, यानी कि ये जो जो हमारे जैसे यहाँ पे थर्ड वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल है, इन सारे एरियाज में ये जो एक एक क्या कहेंगे, एक एक स्पेस है इनके बीच में, हर एक लोब्स की उसमें कह लीजिए, यहाँ पे एक छोटा सा एक स्पेस टाइप होता है जिसमें थोड़ा सा एक लेयर होती है, उस लेयर के अंदर हमें फ्लूइड का भरा हुआ होना जरूरी है, ठीक है, ताकि उनको नरिशमेंट मिलती रहे, वो काम करते रहे, उनको ऑक्सीजन मिलती रहे, बाकी की न्यूट्रिशंस भी मिलते रहे। न्यूट्रिशंस की क्या जरूरत है कि सेल के अंदर का जो काम है ना, वो जब जब सेल आएगा कि सेल कैसा होता है, तब आपको बताऊंगी। उसके अंदर सेल के अंदर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहाँ पे हमें पोटेशियम और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट रहती है। पोटेशियम चैनल्स भी होते हैं, पोटेशियम अंदर हमें बैलेंस करना होता है, सोडियम में बैलेंस करना होता है, ठीक है, ये सारी चीजें जो हमें बैलेंस करनी होती है, इसके इसके लिए हमें सीएसए की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। नेक्स्ट लाइन ही है यहाँ पे, कंपोजिशन ऑफ एच सी एस एफ क्या क्या होता है इसके अंदर। इसमें सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोब्यूलिन है, प्रोटीन है ये दोनों, फिर आता है कोलेस्ट्रॉल, फिर सल्फेट, फिर बाइकार्बोनेट। ये मेजर मेजर है। अभी क्या होता है जब कभी कैल्शियम नहीं है, क्लोरीन है, बोलता तो कैल्शियम है, सीएल कैसे लिखा है, इन नोट्स में थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक प्रॉब्लम कुछ है। हो सकता है मैम। कुछ ज्यादा ही टाइपिंग मिस्टेक है इस वाले पेज पे, तो कुछ जी ज्यादा ही है, नीचे भी तो नहीं क्या लिखा हुआ है। ओके ठीक है। कभी भी आपने कई मेजर केसेस में आपने देखा भी होगा कि जब टेस्ट होते हैं, किसी की सर्जरी होने वाली होती है, तो उसमें कुछ मेजर टेस्ट करवाए जाते हैं, स्पेशली कैल्शियम के बारे में। उसे अगर टेस्ट नहीं होती, या कभी किसी का इमरजेंसी केस आकर आ जाता है, तो सबसे पहले पेशेंट से पूछा जाता है कि कैल्शियम का इनका प्रॉब्लम, कोई कोई ऐसी चीज या कोई डेफिशिएंसी ऐसी कोई है जो आप मैं बताना चाहूंगी। डॉक्टर सबसे पहले ये सवाल पूछते हैं, कोई ऐसी डेफिशिएंसी है, कुछ ऐसा है जो आप मैं बताना चाहूंगी। कैल्शियम की डेफिशिएंसी से क्या होता है कि हमारी जो मसल मूवमेंट होती है ना, वो हमारी गड़बड़ा जाती है, ठीक है। तो अगर किसी को भी कैसे कैल्शियम डेफिशिएंसी है, एंड दैट पर्सन, आई एम सॉरी बट गॉड फॉरबिड कभी ऐसा ना हो, पर अगर उस व्यक्ति को अगर इमरजेंसी में जाना पड़ जाता है, और कैल्शियम डेफिशिएंसी अच्छी खासी, जिसके अंदर रिपोर्ट में आया हो ऐसी वाली कैल्शियम डेफिशिएंसी, थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी, तो सॉरी, तो ऐसे अगर व्यक्ति को अगर इमरजेंसी में जाना पड़ जाए, तो सबसे पहले इस बारे में बताया जाना चाहिए डॉक्टर्स को कि इसको कैल्शियम डेफिशिएंसी है, उसके इंजेक्शन लगता है कि इससे उसको अटैक ना आए, अदरवाइज बॉडी उस टाइम पे पैरालाइज हो सकती है, और डेथ हो सकती है ऑन ऑन स्पॉट टेबल पे उसकी। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये देखनी पड़ती हैं। इसलिए पहले कुछ टेस्ट होते हैं जब भी किसी की सर्जरी होती है, तो डॉक्टर ऐसे बेवजह टेस्ट नहीं करते हैं। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, उनमें से ये इंपॉर्टेंट टेस्ट होते हैं, जिसके अंदर कंपोजिशन ऑफ सीएसएफ को जो हमारी होती है कि कितना सीएसएफ आपका अवेलेबल है आपकी ब्रेन में, कि ड्यूरिंग द सर्जरी क्या वो चीज को कोप अप कर पाएगा। क्योंकि फिलहाल तो व्यक्ति को, पेशेंट को, जो पेशेंट टेबल है उस पर उनको बेहोश तो किया हुआ है हमने, ठीक है, उनको बेहोश से मतलब उनको उनके सेंसेस बंद करके, पर लेकिन बॉडी तो काम करेगी ना जिससे, जब सर्जरी करी जाएगी, कट लगेंगे, ब्लड तो बाहर निकलेगा, बाकी चीजें अपने को हील करने की कोशिश करेंगी, दिल भी धड़क रहा होगा, हार्ट लंग्स भी अपनी पंप कर रहे होंगे, सॉरी इन्फ्लेट कर रहे होंगे, वो सब कुछ भी तो हो ही रहा होगा। उसमें तो कोई कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उसमें तो कोई रुकावट नहीं आती। इट्स जस्ट लाइक यू आर इन दैट पर्सन इन अ, या वो पेशेंट वो एक स्लीपिंग मोड में, एक तरह से आप ये समझ सकते हैं, जिसमें उसका कॉन्शियस इतना काम नहीं करता कि उसको पेन हो, बस उसके पेन सेंसर्स को हम एक तरह से देखा जाए बंद कर देते हैं। आप इतना एक नॉर्मल भाषा में, लेमन भाषा में समझ सकते हैं उसको, ठीक है। फिर आता है ये वेस्ट प्रोडक्ट जो होते हैं हमारी बॉडी में, जो स्पेशली ब्रेन के, उसको लेता है और बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। मैकेनिकल स्ट्रोक्स जो होते हैं, स्ट्रोक्स नहीं है, स्ट्रोक्स है ये, मैकेनिकल स्ट्रोक्स या मैकेनिकल शॉक जो होते हैं, शॉक मिलता है, शॉक की स्पेलिंग गलत है। जो मैकेनिकल शॉक जो मिलता है, मैकेनिकल शॉक से मतलब क्या हो गया कि झटका लग गया, कोई बात बुरी लग गई, या ये तो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये क्या आ गया, कहीं भी भूकंप आ गया, या फिर अब इंटरनली बॉडी के अंदर कोई ऐसी चीज आ गई,
मान लीजिए अब इंटरनल बॉडी में ऐसी क्या चीज आ गई जिस वजह से ऐसा कुछ कुछ हो गया। अगर किसी ने गलती से कहते हैं कॉपर वाले जग में शिकंजी बना के पी ली, इस शिकंजी बना के पीने का मतलब क्या हुआ, वो एक पॉइजन हो जाता है। अगर ऐसा पी लिया तो उसको उस तुरंत ही वॉमिट्स आनी शुरू हो जाएंगी, और वो एक नेचुरल रिएक्शन होगा जिसमें वॉमिट आएगी। वॉमिट आना इज अ गुड साइन अगर ऐसा हो जाता है। अगर नहीं होता है और वो अगर शरीर में चला जाए तो वो पॉइजन है जहाँ पे डेथ भी लीड कर सकती है, या पैरालाइज का अटैक भी आ सकता है उससे। ठीक है। तो कॉपर पे कभी हमने कभी नहीं सुना होगा, कभी आपने देखा भी नहीं होगा गलती से। अगर कभी किसी को देख लो तो प्लीज रोक लीजिएगा कि लेमन कभी ऐड नहीं होता है कॉपर में, उसको साफ करने के लिए जरूर यूज होता है। पर उसमें कभी भी कॉपर का कोई वेसल अगर है, जग है, ग्लास है, उसमें आप अगर लेमोनेड पी रहे हैं, शिकंजी पी रहे हैं डालकर उसके अंदर नींबू पानी पी रहे हैं, तो एक जहर का काम करेगा, पॉइजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, खट्टी चीज नहीं करनी चाहिए उसके साथ। इसलिए प्लेन वाटर पिया जाता है कॉपर वेसल में। ठीक है, कुछ और ऐड करके नहीं। फिर आता है ब्लड और नर्वस सिस्टम। क्या होता है ब्लड और नर्वस सिस्टम को, सॉरी, ब्लड और नर्वस सिस्टम को ये क्लीन करने का, उसको मैनेज करने का काम करता है। जो ब्लड आई एम सॉरी, जो ऊपर हमारा ऑक्सीजन दे रहा आता है उससे ऑक्सीजन लेने करने का काम जो करता है, और उसके अंदर जो हमारे जितनी भी इम्प्योरिटीज है ब्रेन की उसके अंदर डालने का काम करता है। ठीक है। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो इस भाषा में कुछ और ऐसी बात लिखी है नहीं है। ठीक है। व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर, ये क्या चीज है, ये अब समझ लेते हैं। इस पे क्वेश्चन भी आ जाता है, ये बहुत कॉमन और बेसिक कॉन्सेप्ट भी है। कॉन्सेप्ट क्या, कुछ नहीं है। व्हाइट और ग्रे मैटर क्या होता है, ब्रेन में ग्रे मैटर बाहर होता है, यानी कि ऊपर सतह जो होती है वो ग्रे होती है, अंदर की साइड जो होती है वो व्हाइट होती है। ठीक है। बाहरी सतह कैसी होती है, ग्रे होती है, और अंदर की व्हाइट होती है। ठीक है, ये याद रखिए। पहले धुंधला आएगा, फिर हमें दिव्य रोशनी मिलेगी, ऐसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, आराम से याद होगा। स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर अंदर होता है और व्हाइट मैटर बाहर होता है। ठीक है, उल्टा हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड में। एक चीज याद रखिए, दूसरी अपने आप याद हो जाएगी, दोनों को याद करने की जरूरत नहीं होती। इतना याद रखो कि उसका उल्टा है, उसका विपरीत है। ठीक है, ऐसे याद रखो। ठीक है, लेकिन इसके लिए ये नहीं कि इसमें ऐसा है इसमें वैसा है। एक चीज याद करो, दूसरी अपने आप याद रहेगी। ठीक है। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर एक दूसरे के विपरीत स्थिति में होते हैं, ये तो हमने अभी समझ ही लिया। लेकिन ये होता क्या है, ये तो जब न्यूरॉन आएगा मैं आपको तब समझाऊंगी, तब समझ आएगा। आ गया न्यूरॉन फाइनली। ठीक है। यह एक संवेदी को आदान प्रदान करने का सहायक करते हैं। संवेगी क्या होता है, जिसमें मोमेंटम हो मैम, जिसपे पोटेंशियल हो किसी चीज को मूव ओके करने की। ओके ठीक है। ये पोटेंशियल को, यानी कि बेसिकली जो ये कह लीजिए कि ओके, ये रिफ्लेक्स को होगा। रिफ्लेक्स करना चाह रहे होंगे कि उसके आदान प्रदान का कार्य में सहायक होता है, किसी भी इंफॉर्मेशन को लेना और उसको देना, यही है ना संवेगी यहाँ पर। यस मैम, यस यस, संवेग वही होता है, संवेग मोमेंटम को ही बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। कि पतंजलि योग सूत्र में संवेग अलग चीज है, उसमें हमारी तीन चीजें आ जाती हैं, तो ये आई थिंक फिजिक्स वो वाला संवेग तो नहीं है। मोमेंटम से कोरिलेट कर पा रहा हूँ मैं। ओके ठीक है। यह नर्व सेल तथा नर्व टिश्यू से मिलकर बना होता है। ठीक है। नर्व ही नर्वस सिस्टम की कार्य और रचनात्मक ही होता रचनात्मक होता है। न्यूरॉन इज द लॉन्गेस्ट सेल इन द बॉडी। ये एक बहुत लंबा सेल होता है। इसको यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि इसी के अंदर ही दो सेल कैसे आपस में बात करते हैं और कैसे होता है, इसी के थ्रू समझते हैं। ठीक है। अभी तक हमने नॉर्मल सेल पढ़ा था, एक सेल होता है, अजीब सा दिखाया था, कटोरे जैसा दिखाया था हमने, बॉल जैसा सा होता है, उसके अंदर फ्लूइड होता है, उसमें न्यूक्लियस होता है, ऐसे दिखाया था ना अभी तक। अब इसकी एक नई परिभाषा देखिए आप, कैसा है, इसकी पूंछ है। एक सेल ऐसा है जिसकी पूंछ है, पूंछ पूंछ के आगे जो सर है, सर के अपने बाल निकले हुए हैं, जो बाल निकले हुए हैं उसको कहते हैं डेंड्राइट्स, जो बाल निकले हुए हैं। ठीक है। और जो अंदर का इसका लिक्विड है उसे कहते हैं पेरिक्योन, पेरिक्रेयॉन। ठीक है। ये जो होता है साइटोप्लाज्म का जो होता है उसको कहते हैं। ठीक है। जो न्यूरॉन होता है उसका जो साइटोप्लाज्म होता है उसको ये कहते हैं। फिर आता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को न्यूक्लियस ही कहते हैं। इसमें अपनी एक सेल बॉडी होती है।
ठीक है। इसमें सेंट्रोमेयर नहीं होता है, ये चाहे लिखना हो तो लिख सकते हो। इसमें सेंट्रोमेयर नहीं होता, जिसकी वजह से ये डिवाइड नहीं होता। इसका मेन रीजन ये है, ठीक है। सेंट्रोजोम या सेंट्रोमियर बोलते हैं, ठीक है। दोनों चीज लिख लीजिए, सेंट्रोमियर और सेंट्रोजोम नहीं होता, जिसकी वजह से ये डिवाइड होगा, ठीक है। इसकी वजह से, अगर ये इसकी एब्सेंस की वजह से ये डिवाइड नहीं होता, ठीक है। अदरवाइज ये भी बाकी सेल्स की तरह डिवाइड होता, ठीक है। न्यूक्लियस उसके पास भी है, ठीक है। डिवीजन क्या होती है, न्यूक्लियस की वजह से ही होती है। न्यूक्लियस के अंदर हमारा क्रोमोसोम होता है, डीएनए हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है ना। याद आ गया ना, याद आया कि नहीं आया? यस मैम, ये इसकी खूबी भी है। हाँ जी, यही इसकी खूबी भी है, क्योंकि ये हाँ, मरता नहीं है। इसी वजह से याददाश्त बनती है, यही वजह है कि इसकी वजह से हमारी याददाश्त बनती है। बाकी के जो सेल बॉडी के होते हैं, नियरली 1 साल के अंदर अंदर पूरी बॉडी के सेल दोबारा बन चुके हुए होते हैं। मतलब हर साल हमारी बॉडी में न्यू सेल्स होते हैं, नियरली हम एक नए व्यक्ति होते हैं, नियरली 1 ईयर, 365 डेज, ठीक है। तो अगर किसी को अपने, तभी आप योग में भी देखेंगे तो हम कहते हैं ना कि इतने इतने साल लगेंगे। मीन्स हर टिश्यू, सॉरी, हर सेल के लेवल पे काम करते 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 हमें इतने साल लग जाते हैं, क्योंकि उसके इंटरनल लेवल तक पहुंचते हुए, उसके न्यूक्लियस तक पहुंचते हुए हमें इतने साल लग जाते हैं। अभी क्लियर कि सेल जो योग है वो कहाँ तक कैसे काम कर रहा होता है और क्यों इतने साल हमें लगते हैं। क्योंकि नियरली हमारी पूरी बॉडी जब सारी सेल्स को छोड़ के जा रही होती है, मतलब जो मर जाते हैं, खराब हो जाते हैं, उनको निकाल के फेंक देती है, फिर नए सेल्स बनते हैं। आरबीसी हो गई, डब्ल्यूबीसी हो गया, हमारे मसल्स के हो गए, हर तरफ के जो हमारे सेल्स बन रहे हैं, दोबारा दोबारा रेप्लिकेट कर रहे हैं, पुराने जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, बॉडी में से निकलते हैं, डेड सेल्स निकलते हैं, ठीक है। ये निकलते जा रहे हैं, नए बनते जा रहे हैं। तो नियरली 1 ईयर के अंदर अंदर हमारे नए सेल्स तो हमारी, मतलब हर पार्ट ऑफ माई बॉडी एक्सेप्ट दिस न्यूरॉन, ईच पार्ट ऑफ माई बॉडी, उसके अंदर न्यू न्यू सेल्स आ चुके हुए हैं। लेकिन कुछ सेल्स सॉरी, उसमें अभी भी कुछ अभी भी रिपीटेड होंगे, जो नियरली लास्ट मंथ होंगे, लास्ट वीक बने होंगे, या कुछ महीने पहले वाले होंगे, ऐसा कुछ होगा। तो जो पूरे 1 साल के अंदर कुछ तो बिल्कुल पूरी बॉडी तरह देखा जाए न्यू बन चुकी है। इसलिए जो इंसान, कोई भी व्यक्ति अगर योग को अडॉप्ट करता है, उसको अगर 1 साल हो चुका हुआ है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो योग के लक्षणों को या उसके बेनिफिट्स को एक्सपीरियंस ना किया उसने। ऐसा कोई पार्ट नहीं हो सकता बॉडी का, नियरली 1 ईयर में वो हर पार्ट ऑफ द बॉडी को वो टच कर चुका होगा। क्लियर ये बात? सॉरी, यस ठीक है। मैम, यस मैम, यस मैम। और ये खासियत और भी है कि ये ब्रेन से न्यूक्लियस नहीं रिप्लिकेट नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सेल्स ना दोबारा टूट के बनते नहीं है, हाँ जिसकी जी, वजह यही तो से, मैंने बताया। हाँ हाँ, इसी की वजह से हमारे इसमें ब्रेन में कैंसर्स वगैरह नहीं होते हैं। नहीं होते, ये भी, हाँ इसकी हाँ वजह से नहीं हाँ, होते, वो इसकी वजह से नहीं होता। न्यूरोग्लियल सेल्स है। हाँ जी। हाँ, ओके, ग्लियल सेल्स के नीचे जो है उससे की वजह से होता है, बट ये जी, न्यूरॉन की वजह से नहीं होते हैं। नहीं, न्यूरॉन की वजह से नहीं होता। और यही वजह है, जो हमारे संस्कार, जो हम कहते हैं ना, पूर्वजनित संस्कार जो होते हैं, वो यही लेकर आते हैं। कौन लेकर आते हैं? ये न्यूरॉन ही लेकर आते हैं। क्योंकि जब हमारा जो ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है ना, तो उसमें जब हमारा ब्रेन बन रहा होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, ये सब बन रहे होते हैं हमारा, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन, जब ये ब्रेन ब्रेन बन रहा होता है, तो इसके में जो न्यूरॉन्स बन रहे होते हैं, और सॉरी, जब ब्रेन टिश्यूज बन रहे होते हैं, तभी सारे पूर्वजन्य जितने भी संस्कार होते हैं ना, वो सारे संस्कार इसके अंदर आ चुके हुए होते हैं। पूर्वजन्य जितने भी हैं, जो पिछले जन्म के आगे कर्म के जो होते हैं, सारे सारे संस्कारों की जो एक लेयर है वो बन के आ चुकी होती है। इसलिए गोरख संहिता में, गोरख संहिता नहीं, सॉरी, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में उन्होंने कहा भी है ऐसा, कि जब तक कोई एक फीटस होता है, वो फीटस जन्म लेने से पहले तक वो पूरा का पूरा समझदार होता है। लेकिन जैसे ही वो पैदा होता है, वो बिल्कुल ही, मतलब बच्चा, मतलब उसको तो कुछ पता ही नहीं है, जीरो पे, शून्य पे स्टार्ट करता है फिर वो। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में वो ठीक से आप सिद्धांत पद्धति में पढ़ेंगे तो मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है। ये बात उसके अंदर भी कही गई है। तो जो हमारे जो सॉरी, जो हमारे है, हमारे जो संस्कार है, जो मेमोरीज है, वो हमारे ब्रेन के अंदर बनती जा रही है, बनी हुई होती है, और इन्हीं न्यूरॉन्स के अंदर वो चीज छुपी हुई होती है, ठीक है। फिर आता है सेल बॉडी कंप्लीट हो गया, डेंड्राइट्स कंप्लीट हो गया, पेरिकॉन हो गया, पेरिकैरियोन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, एक्सॉन। ये चीज इंपॉर्टेंट है, सेल की जो न्यूरॉन की जो पूंछ होती है, ठीक है, उसको कहते हैं एक्सॉन।
ये याद रखिएगा। क्या कहते हैं? एक्सॉन। अब पूंछ के नीचे जो बाल वाला भाग है, अब गाय की पूंछ है, गाय की पूंछ के नीचे थोड़े से बाल होते हैं ना। घोड़े की पूंछ में तो सिर्फ बाल ही बाल होते हैं, ठीक है, लेकिन गाय की पूंछ होती है, थोड़ा सा मांस होगा, मांस के नीचे थोड़ा सा बाल होंगे। जो बाल वाला भाग है उसको क्या क्या, क्या बोलेंगे? टीलोडेंड्रिया। क्या बोलेंगे? टीलोडेंड्रिया। उसके आगे छोटे छोटे बल्ब से लगे होते हैं, उसे कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। मतलब कि आप ये समझो कि पूंछ की जो बिल्कुल बिल्कुल आखिरी वाला भाग है, जहाँ पे वो खत्म हो रही है, तो वो बाल का जो बिल्कुल लास्ट टिप होगी, उसी को कहेंगे ना। उस टिप का नाम है एक्सॉन टर्मिनल्स। ठीक है, क्लियर? सॉरी। अब होता क्या है, ये जब अपने यहाँ पे ना जो डेंड्राइट्स है ना, यहाँ पे ना बहुत सारे एग्जाम्स, सॉरी, बहुत सारे न्यूरॉन्स आके इसके पास आ जाएंगे। इकट्ठे एक ही बारी में बहुत सारे न्यूरॉन्स बात कर सकते हैं, इकट्ठे एट अ टाइम। तो ये क्या करते हैं, कैसे बात करते हैं, ठीक है? और ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं। अच्छा, इंफॉर्मेशन कैसे शेयर होती है? एक का होगा डेंड्राइट तो दूसरे का होगा एक्सॉन टर्मिनल। मतलब एक का हेड होगा, ठीक है, एक के सर के बाल होंगे, ठीक है, एक के सर के बाल होंगे, तो दूसरे की पूंछ होगी, एक्सॉन टर्मिनल्स होंगे, ठीक है, एक के बाल तो एक के, यानी कि एक का हेड तो एक का टेल। बात इनके बीच में ऐसे होती है। तो जो टर्मिनेट्स होते हैं ना, टर्मिनल्स होते हैं, इसके अंदर छुपे होते हैं वेसाइकल। वेसाइकल क्या होते हैं? छोटे छोटे मान लो गुब्बारे से होते हैं, ठीक है। ये गुब्बारे ना पक ऐसे करके फटेंगे, उसमें से कुछ केमिकल रिलीज होगा। वो केमिकल फिर आपस में वो काम कार्य करते हैं ये दूसरे न्यूरॉन को बताने में कि हमें क्या चाहिए, या हमें क्या बात करनी है, क्या मूवमेंट करनी है, कुछ भी, जो कुछ भी बात करनी होती है उनको, वो केमिकल रिलीज से वो बात करते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल से बात करते हैं। जब वो चिपक जाते हैं ना आपस में एक दूसरे से, तब वो बात करते हैं इलेक्ट्रिकली। जब केमिकली बात करनी होती है तो ये वेसाइकल्स फटते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? ये दो तरीके के स्नैप्स होते हैं। न्यूरॉन टू न्यूरॉन जब बात होती है तो उसको क्या बोलते हैं हम? सिनैप्स। इसमें लिखा नहीं जाएगा, लिखा हुआ आगे कहीं पे? नहीं, लिखा तो नहीं हुआ। एक मिनट। नहीं, नहीं लिखा हुआ इसमें, अभी आएगा शायद मे बी। पर फिलहाल अभी न्यूरॉन के बारे में बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? ये मैं आपको न्यूरॉन टू न्यूरॉन कैसे बात होती है उसके बारे में बताया। अब आते हैं एक बार फिर से पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन के बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। सेल बॉडी हो गई थी, ठीक है। प्रोसेसेस होते हैं, प्रोसेसेस मतलब डेंड्राइट्स जो होते हैं उसको प्रोसेसेस बोलते हैं। बाहर की तरफ जो बाहर चीजें निकल रही होती है ना, हेड रीजन है, ठीक है। जो सेल बॉडी वाला एरिया आ गया, ये देखो यहाँ पे, ये जो अजीब से शॉक लगा, जो ये बाल खड़े हुए इसके डेंड्राइट्स, इनको प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है अक्ष तंतु यानी कि एक्सॉन, ठीक है। फिर आता है पार्श्व तंतु डेंड्राइट्स, ये अलग से आ गया, इसको प्रोसेस इसी को ही बोलते हैं ये, ठीक है। साइनोड नोड, सॉरी, एक्सॉन इसमें एफरेंट प्रोसेस होता है। एक्सॉन जो एफरेंट प्रोसेस का और एफरेंट होता है, मैंने आपको पहले भी फर्स्ट क्लास में बताया था। एक ए होता है और एक ई होता है। कौन मुझे याद दिलाएगा? मैं भूल गई हूँ, मुझे नहीं याद। मुझे कौन याद दिलाएगा कि एफरेंट और ई फ्रंट में क्या डिफरेंस था? ये कौन किससे रिलेट करता था? कौन याद दिलाएगा? और अगर आपने याद नहीं दिलाया तो मैं क्लास यहीं बंद कर दूंगी। बंद कर दूं क्लास? फर्स्ट डे की क्लास है ये, फर्स्ट डे की, नर्वस सिस्टम की। मैम हाँ, सेंसरी डिवीजन में एप्रेन मतलब ई है, और मोटर डिवीजन में इप्रेन। मोटर में ई फ्रंट हाँ, और सेंसरी में और एप्रेन। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, सॉरी, यहाँ पे आ गया। फिर एक्सन में एफरेंट प्रोसेस होता है, टेक इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। सेंट्रीफ्यूगल कंडक्शन होता है। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपीटल नाम की दो चीजें होती है, ठीक है। ये जो कंडक्शन होती है ये बेसिकली तब होती है जब कोई चीज सर्कुलर मोशन में घूम रही होती है, तब जब सर्कुलर मोशन में होती है। सेंट वर्ड हमेशा गोलाई वाली चीजों के लिए यूज करते हैं, या 100 के लिए से यूज करते हैं, मतलब यहाँ पे जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपीटल दो फोर्सेस होती हैं। ये वो उस फिलहाल यहाँ पे उस कंडक्शन की बात कर रहा है, विच इज अवे फ्रॉम द सेल। मतलब फ्यूगल कौन सी फोर्स होती है? मैं इसमें कैसे, एक सेकंड रुके। हम्म,
जी, जैसे ये है एक गोल है, ठीक है, इससे बाहर जो जाएगा फ्यूगल। आवाज गई आपकी मैम। ठीक है, अंदर वाली फोर्स जो जा रही होगी पीटर है। अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है मैम। थैंक यू जी। जी, ये जो है ये एक चक्र है। चक्र क्या कहेंगे इसको, हम चक्र की बात करेंगे क्योंकि मैं सर्कल की बात कर रही थी। तो इन्होंने चक्र की बात करी कि जो चक्र नुमा एक कंडक्शन हो रही है, अगर कोई चक्र से फोर्स या कोई भी चीज बाहर जा रही है, बाहर की ओर, यानी कि उस जो फोर्स बाहर की तरफ लग रही होती है, ठीक है, फैलाव में जो चीज लग रही है, फैलाव में आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, उसको कहेंगे फ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मैं लास्ट वर्ड ले रही हूँ समझाने के लिए, सेंट्रीफ्यूगल बोलिए। जो फोर्स अंदर की तरफ कंस्ट्रिक्ट करती है, यानी कि जो हमारी कोर की तरफ हमें लेकर आती है, सेंटर की तरफ जो फोर्स लेकर आती है, उसे क्या बोलते हैं, पीटल, सेंट्रीपीटल फोर्स। सेंट्री वर्ड लगा लीजिएगा आगे, ठीक है। अभी क्लियर है ये वाली चीज? तो वो यही काम कर रही है। कौन कर रही है? एफरेंट। एफरेंट कौन है? एक्सॉन है। यानी कि ये एक्सॉन, एक्सॉन जो क्या काम कर रहा है, फ्यूगल वाला काम कर रहा है, लेकर जाने का काम कर रहा है, ठीक है। और एफरेंट क्या करेगा? एफरेंट लेके जाने का काम करेगा वापसी की तरफ, यानी कि सेंसरी। ये किसने जवाब दिया था मुझे? कल्याणी जी ने शायद जवाब दिया था ना? यस मैम। जी बिल्कुल, कल्याण जी उत्तम। आपने पढ़ के आते हैं, इसी वजह से आपका जेआरएफ निकलेगा, नेट निकलेगा, निसंदेह निकलेगा, कोई शक नहीं इस बात पे। जो मेहनत करता है उसको तो निकलेगा ही निकलेगा, ठीक है। एफरेंट से क्या हो गया? कोई भी इंफॉर्मेशन इंद्रियों ने जो कुछ भी ग्रहण करा वो पीटल है, ठीक है। लेकिन जो चीज जो मोटर या कोई भी जवाब, या मुझे क्या प्रतिक्रिया करनी है या क्या मेरा एक्शन होना चाहिए, वो एक्सॉन यानी कि फ्यूगल फोर्स से बाहर की मतलब उसकी तरफ जाएगा। अब ये चक्रनुमा काम चलता रहता है, कार्य चलता रहता है, ये लगातार चलता रहता है, ठीक है। हम्म, sorry। ठीक है, एक्सॉन एक्सॉन नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर ले जाता है और साइनोड नोड के द्वारा इम्पल्स अन्य न्यूरॉन में ट्रांसफर होता है। साइनोड, ये स्पेलिंग साइनोड नोड जो होती है, ये आप ऐसे नोड भी पढ़ोगे, एक साइनोड नोड है, ऐसे नोड तो खैर अलग हो गया, मैं बाद में बताऊंगी, वो हार्ट के अंदर आता है, ठीक है। ये साइनोड नोड जो होता है, ये क्या करता है, इसके द्वारा ये अपने जो इम्पल्सेस है इनको ट्रांसफर करने का काम करता है, ठीक है, अन्य न्यूरॉन में ट्रांसफर होते हैं। सॉरी, एक्सॉन अकेला होता है, सीधा अनब्रांच्ड, यानी कि बिल्कुल सीधा अकेला ये ऐसे होता है, इसके आसपास कुछ और ऐसी चीज नहीं होती, बिल्कुल सीधा सीधा होता है, इसके अंदर कोई ब्रांचेस नहीं निकली हुई। निसल ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, ये वेसाइकल वाली टर्मिनल्स के अंदर की बात हो रही है, सॉरी इसके अंदर की बात हो रही है यहाँ पे। निसल ग्रैन्यूल्स इसके अंदर, जो पिंक वाला भाग है ना, ये जो पिंक वाला भाग है, इसके अंदर निसल ग्रैन्यूल्स नहीं होते, ठीक है। और फिर एक्सॉन के साइटोप्लाज्म में एक्सोप्लाज्म जो हम कहते हैं, यानी कि ये जो है एक्सॉन, सॉरी एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म है इसको एक्सोप्लाज्म बोला, इसको इन्होंने क्या बताया था, पेरिकैरियोन, ठीक है। साइटोप्लाज्म, उसको साइटोप्लाज्म भी कह सकते हैं, ऐसे कोई वो नहीं है, ठीक है। जो साइटोन है, उसका जो साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर जो है
उसको साइटोप्लाज्म बोला, लेकिन जो एक्सॉन का पार्ट है उसका जो अपना पानी है, उसका जो द्रव्य है, अपना खुद का द्रव्य है, उस द्रव्य को हम क्या बोलते हैं? एक्सोप्लाज्म। कुछ ऐसा ही हमने सेल के अंदर पढ़ा था। हर एक के जैसे अपनी क्लियर थी, जैसे कि हम सेल का पढ़ते थे बड़े में, तो वो होता था साइटोप्लाज्म। अगर न्यूक्लियस का पानी होता था, जो न्यूक्लियस की लेयर के अंदर जो मेम्ब्रेन के अंदर होता था, उसे हम कहते थे न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। लेकिन वो सेल छोटा था, गोल गोल सा था हम जब पढ़ रहे थे। अब ये थोड़ा लंबा आ गया, अब इसकी एक्सटेंडेड फॉर्म आ गई, पूंछ आ गई। अब पूंछ के अंदर भी थोड़ा वाटरी है, एक्वस जो फ्लूइड कह सकते हैं, वो सब कुछ भी है। उसको क्या कहेंगे? वो क्या होगा? एक्सोप्लाज्म उसको कहेंगे। प्लोज्म नहीं है, प्लाज्म है। ठीक है। एक्सॉन पर पाई जाने वाली मेम्ब्रेन को एक्सोन लीमा कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद करना है। पेज पूरा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। पूरा पेज इंपॉर्टेंट है। जहां से एक्सॉन शुरू होता है उसे एक्सॉन हिलॉक कहते हैं, यानी कि उसकी गर्दन। जैसे हमारी गर्दन होती है, सर्वाइकल कहते हैं ना उसको हम। इसको, इसके सर्वाइकल को क्या कहेंगे यहाँ पे? एक्सॉन हिलॉक। ये ऊपर वाला भाग के नीचे इसका ब्रेन है, नीचे वाला भाग जो इसकी स्पाइनल कॉर्ड है, ऐसा समझ लीजिए। ठीक है। तो जो ये जो बीच वाला पार्ट है ना, यहाँ पे जहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है, ये एक्सॉन हिलॉक है। जैसे ये अंदर एक लेयर अंदर की तरफ जा रही है जो, ठीक है, ये अजीब सा बना हुआ है ना, स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके अंदर जो ये जा रही है, इसको हम जो ब्राउन मैरून वाला पार्ट जो जा रहा है, जहां पे वो स्टार्ट हो रहा है, उसे कहते हैं मैक्सॉन हिल लॉक। ठीक है। कहते हैं। और एक्टिव पोर्ट्रेट ट्रेवल एक्शन पोटेंशियल वर्ड है ये। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ठीक है। इसे क्या कहते हैं? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। यहाँ पर ये नीचे गलत लिखा हुआ है, एक्सॉन हिलॉक के बाद जो है वो एक्शन पोटेंशियल है। ठीक है। एक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है? इसका एक अच्छा सा डायग्राम स्ट्रेट में है कोई? स्ट्रेट नहीं है। मेन चीज वैसे समझाने वाली ये है, पर इसका डायग्राम इतना अच्छा नहीं है जिसमें समझाया जाए। इस सबको समझ भी कहाँ आएगा? इस डायग्राम से तो नहीं समझ आएगा। टाइम क्या हुआ है? टाइम भी होने वाला है आपका। गेम इसे तो खैर थोड़ा मुश्किल आप लोगों को समझ आएगा इस डायग्राम से। अच्छा ठीक है, मैं आपको वहां से समझाती हूँ। ठीक है। यहाँ से समझते हैं हम थोड़ा सा इसको। ये हो गया उसका हेड। ये मान लीजिए होगी इसकी पूंछ। ठीक है। और पूंछ के भी ऐसे बाल निकल रहे हैं। ठीक है। इसके भी, इसको भी चौक लगा हुआ है, इसके डेंड्राइट्स निकले हुए हैं, बीच में इसके पास क्यूट सा न्यूक्लियस है। ठीक है। अब जो ये चीज है, इसमें नहीं करती, इससे करते हैं। इसके ऊपर ना ऐसे करके ना कुछ परतें बनी हुई है। अभी हमने देखा ना, उसमें बनी हुई थी, पिंक पिंक से कलर की उसके अंदर बनी हुई थी। ठीक है। जब हम देखेंगे ना इसको कट करके, जैसे कि अगर मान लीजिए अगर हम कुकुम्बर कट करते हैं, तो कुकुम्बर को हम जैसे गोल गोल स्लाइस में अगर कट करेंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसको अगर हम कट करेंगे तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। ठीक है। इस तरह से कुछ दिखाई देगा ये। लेकिन sorry, इसे समझने वाली बात क्या है? इसके अंदर एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हो रहा है, ये जो पिंक वाला पार्ट जहां से स्टार्ट हो रहा है ना, इसी को हम एक्सॉन हिलॉक बोल देते हैं। बोल नहीं देते, बोलते हैं। और ये तो डेंड्राइट्स हो ही गए थे। ये जो इसके आगे के यहाँ पे टर्मिनल्स है, यहीं पे वेसाइकल्स होते हैं। ठीक है। अब होता क्या है इसके अंदर, मेजरली इसके अंदर जो कंडक्शन होती है, कैंगरू कंडक्शन जिसे बोलते हैं, एक्शन पोटेंशियल जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर ये शीट नहीं होती। ये माइलिन शीट कहते हैं इस येलो वाले भाग को। जिसके अंदर ये माइलिन शीट नहीं होती, वहां कंडक्शन कैसे जाएगा? सीधा रन थ्रू ऐसे जाएगा। ठीक है। जिसमें ये नहीं होती, इस कंडक्शन को हम स्लो कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है। लेकिन असल में क्या होता है? कंडक्शन कैसे चलती है, यानी कि करंट कैसे पास होता है? एक्शन पोटेंशियल यहाँ जंप करेगा, जहां जहां ये येलो पार्ट नहीं है, गैप है, वहां से ये उछल उछल के आएगा। इस गैप वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? नोड्स ऑफ रेनवियर। क्या बोलेंगे? नोड्स ऑफ रेनवियर। अभी नाम आएगा स्पेलिंग वाइज, हम एक बार को देख लेंगे। ठीक है। तो इसने क्या क्या करा? जंप करा। एक बार थोड़ा किसी और से गलत लिखती हूँ थोड़ा। इसको क्या बोलेंगे इन पॉइंट्स को?
ये जो खाली जगह है जितनी भी, इनको बोलेंगे नोड्स ऑफ रणवीर। ठीक है, रणवीर में बोल देना। ठीक है, फिर आएगा ये ऐसे ऐसे करके यहाँ से जंप करके जाएगा, पहले यहाँ से फिर यहाँ से फिर आगे यहाँ जंप करके यहाँ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये कंडक्शन चलती है। इसे बोलते हैं कंगारू कंडक्शन, कंडक्शन बोलते हैं। ये इतनी जंप करके इतनी जल्दी जगह पास कर लेती है, या इतनी बहुत जल्दी रैपिडली वो इंफॉर्मेशन लाने और लेकर जाने का देने का कार्य करती है। इसलिए हम जल्दी सोच पाते हैं, जल्दी हम कर पाते हैं कोई भी कार्य, ब्रेन तुरंत काम कर पाता है हमारा। ठीक है, क्लियर? ठीक है, ये इन होल जो ये वाली जो जगह है ना पूरी की पूरी, ये जो पूरा ये वाला जो पूरा एरिया, इसको हम एक्सॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एक्सॉन। इस पूरे को, इस वाले को जो भाग, ये वाला जो भाग है, इसको हम बोलते हैं साइटो। साइटो मतलब कि जो हमारा जो सेल का जो साइटोप्लाज्म वाला जो भाग होता है, ये साइटो वाला एरिया कहेंगे कि सेल वाला भाग जो होता है मेजरली, वो ये होता है। बाकी तो इसका ये अग्र भाग के नीचे, ये इसकी पूंछ वाला भाग है, उसको कहते हैं। ठीक है, उसको क्या बोल दिया, नाम देते हैं हम एक्सॉन। अभी क्लियर हो गया ना ये चीज? तो ये स्ट्रक्चर, जितना जितना स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया ना, उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब एक और इसके अंदर वर्ड था, इसमें कुछ द्रव्य है। ठीक है, इस द्रव्य के अंदर ही हमारे पोटेशियम और कैल्शियम वगैरह होता है। ठीक है, सॉरी, इसके अंदर ना कुछ ग्रैन्यूल्स वगैरह होते हैं, पर इसके अंदर वो ग्रैन्यूल्स नहीं है। यहाँ वो ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, निसल ग्रैन्यूल्स। इसके अंदर वो एब्सेंट है। कौन से? निसल ग्रैन्यूल्स एब्सेंट है, मैंने माइनस लिखा है, और यहाँ प्लस होते हैं, प्लस निसल ग्रैन्यूल्स। ठीक है, यहाँ वो पाए जाते हैं, यहाँ ये नहीं पाए जाते। ठीक है, इसका फंक्शन वगैरह क्या है वो ज्यादा डिटेल में हो जाएगा, पर अगर आप कहेंगे तो मैं आपको समझा दूंगी। बट आई थिंक आज की क्लास के लिए इतना हो जाएगा ये। आप अगर कहें तो मैं आगे कंटिन्यू करूं, आज के लिए अगर ओवर ना हो जाए। दूसरा क्लास भी है मैम 8 बजे से, 7:45 हो चुके हैं ऑलरेडी। मैम आज तो बहुत कंफ्यूजन हो गया, दोबारा देखना पड़ेगा इसको। तभी मैं पूछ रही थी। ठीक है, क्योंकि जी मैं पूछना चाहती कंफ्यूजन हूँ है, अभी दोबारा आपकी वो देखनी पड़ेगी वीडियो। इसको तो मैं कहूंगी आपसे, हाँ जी, देखना कंफ्यूज, ये एक्चुअली यही कंफ्यूज ज्यादा करता है। अभी तो कंफ्यूजन वाला पार्ट एक